दोस्तों, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फिशर एंड सेंट्रल टैग ये यंग लड़के लड़कियों को ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मेरे पास जवान लड़के लड़कियाँ ज़्यादा आ रहे हैं और उसमें गर्ल्स या फीमेल्स को ज़्यादा इशू देखने को मिल रहा है। तो कुछ केसेस होते हैं जो समय पे आ रहे हैं, बट कई सारे केसेस ऐसे हैं जो समय पे डॉक्टर के पास नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी एक पेशेंट हमारे पास बैठी है, ये इनकी उम्र भी कम है। तो इनसे पूछते हैं कि इनको ये डिज़ीज़ कब से था, क्या प्रॉब्लम थी, क्यों ये डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे। सबसे पहले पेशेंट की कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पर ये लार्ज सेंटिनल टैग देख रहे हैं 12 o'clock पे। ये काफ़ी ह्यूज सेंटिनल टैग है, काफ़ी बड़ा है। एनल इसने एक तरह से ब्लॉक कर रखा है पेशेंट का। सेंटिनल टैग के रूट पे ही एक बड़ा क्रॉनिक फिशर का घाव दिखाई दे रहा है। ये फुल एनल की पीक आप देखोगे तो इस तरह से ये चारों तरफ इसके छोटे छोटे कट लगे हैं और 12 o'clock और 6 o'clock पे बड़े क्रॉनिक घाव बने हुए हैं। बेटा, जैसे हमने आपका एग्जामिन किया तो उसमें हमने ये देखा कि एक ह्यूज लेवल का सेंट्रल टैग ग्रो हो रहा था और एनल में आप क्रॉनिक फिशर हो रहा है, यानी कई सारे घाव हो रहे थे। और आपने मुझे ये बताया था कि आप अभी तक किसी भी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए नहीं गए और आपको ये इशू आपने बताया कि 4 साल से है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको 4 साल से ये प्रॉब्लम थी, तो आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे थे? क्या इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे आप? हाँ सर, थोड़ा शाय नेचर था मेरा हमेशा से। मैं थोड़ा एज अ गर्ल थोड़ा होता है प्रोटेक्टिव अपना लेके पर्पस से सोच के, उस पर्पस से मैंने नहीं सोचा। मैंने सोचा कि जितना हो सके मैं घर में ही अपना ट्रीटमेंट करूँ या जो भी मेडिसिन वगैरह। मैं तो फैमिली को भी बताने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट करती थी। फिर धीरे धीरे अब जब प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पे आ गई कि नहीं, अब मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उस स्टेज पे मेरी जब मजबूरी बन गई कि नहीं, अब कुछ हो नहीं सकता, अब मेरे को दिखाना ही पड़ेगा, तो उस स्टेज में फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया था। आपको शुरुआत में प्रॉब्लम कितने साल पहले हुई थी? प्रॉब्लम मेरे को 3.5-4 साल पहले हुई थी, बट उस टाइम पे बहुत माइनर था। तो मेडिसिन वगैरह से या घर का अपना थोड़ा बहुत उपचार करके तो आपने कभी भी जरूरी नहीं समझा कि डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं? नहीं सर, मैं थोड़ा क्या झिझक था? शर्म की वजह से झिझक था या क्या था? शर्म भी थी, फिर मैं नहीं चाह रही थी, यही मतलब शर्म ही मेन रीज़न था। लोग जाने या फैमिली वाले जाने? हाँ। अच्छा, अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया? नहीं, स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे तो मैंने फैमिली को भी मदर को भी नहीं बताया आपने? मम्मी को भी नहीं बताया। ठीक है, तो कब आपने अपनी मदर को बताया होगा आपको जब डिजीज शुरू हुआ? जब मेरे को स्टार्टिंग में ब्लीडिंग आई तो भी मैंने नहीं बताया था, ठीक है। लेकिन जब कब्ज मेरा बढ़ गया और ब्लीडिंग मेरे को जब अलग से आने लगी, बहुत ज़्यादा अलग से गिरने लगी, तो उसमें कितना समय चला गया था आपका? मेरे को 2 साल 2.5 साल चले। 2-2.5 साल तक आप जस्ट एक तरह से सेल्फ मेडिकेशन कर रहे थे और किसी को इन्फॉर्म नहीं कर रहे थे? अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया, डॉक्टर के पास भी नहीं गए? नहीं। ठीक है, तो आप सेल्फ मेडिकेशन कैसे कर रहे थे? क्या दवाइयाँ, क्या क्रीम, कैसे कर रहे थे आप? मतलब जैसे किसी से पूछ लिया कि किसी ने ट्यूब बता दी तो ट्यूब यूज़ कर लिया, या किसी ने मेडिसिन बता दी कि तुम्हारा पेट साफ हो जाएगा, वो कर लिया, या फिर गर्म दूध पी लेना वगैरह वगैरह, ये जो होता है, ठीक है। या कुछ थोड़े टाइम के लिए परहेज कर लिया कि बाहर का नहीं खाया, ठीक है। ये चीज़ें कर रही थी तो थोड़ा रिलीफ मिल जाता था। ठीक है, ऐसे तो आपको वाकई रिलीफ मिलता था थोड़ा? हाँ, थोड़ा रिलीफ मिल जाता था। तो रिलीफ जो मिलता था वो कुछ टाइम के लिए मिलता था, वो ओके, फिक्स्ड नहीं था। प्रॉब्लम ये हो रही थी और फिर वो धीरे धीरे बढ़ते ही चला गया वक्त के साथ। फिर इस स्टेज पे तो जो अभी जो स्किन आपकी जो इतनी बड़ी हो रखी है, ये 4 साल पहले कैसी कंडीशन थी? क्या वो छोटा सा था ये? 4 साल पहले तो नहीं था कुछ, बिल्कुल ही नहीं था? नहीं था, कुछ नहीं था। पहले कब्ज वगैरह हुआ करता था। तो कब्ज के बाद फिर थोड़ा सा वॉशरूम के साथ ब्लीडिंग, मतलब उसके साथ ही लग के आना स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ब्लीडिंग ही अलग आने लग गई और वॉशरूम के टाइम पे बहुत ज्यादा ब्लड गिरने लग गया। जैसे इतना ब्लड आ रहा था कि पीरियड्स के टाइम पे भी इतना ब्लड नहीं आता था। तो फिर उस टाइम पे फिर मजबूरी हो गई, जब दर्द बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए अनबीरेबल हो गया था, तब जाके फिर मेरे को फैमिली को बताना पड़ा था और फिर अब आना ही पड़ा। ओके, सो दोस्तों, जैसे आपने सुना, पेशेंट क्या गलती करता है। पेशेंट एक तो स्पेशली जो लड़कियां होती हैं, अनमैरिड होती हैं, वो एक तो शर्म होता है, शर्म की वजह से वो अपने पेरेंट्स तक को नहीं बता रही हैं, वो सह रही हैं अंदर ही अंदर, वो सह रही हैं और सेल्फ मेडिकेशन करने की कोशिश करती हैं, केमिस्ट से या अपने दोस्तों से कुछ राय मशवरा लेने की कोशिश करती हैं, बट रिलीफ नहीं मिलता है। वो डिजीज़, जैसे इन्होंने बताया कि 4 साल पहले इनका कोई सेंट्रल अटैक नहीं था, इनको हल्का सा इशू था, उसी वक्त अगर ये सही डॉक्टर के पास जाती हैं तो कुछ मेडिकेशन या कुछ थोड़ा सा अच्छी गाइडेंस इनको मिलती तो ये आज इस नौबत तक नहीं पहुँचती, उसी वक्त ये ठीक हो जाती हैं।
पर धीरे धीरे ये 2.5-3 साल तक 4 साल तक ये सेल्फ मेडिकेशन करती रही, किसी डॉक्टर ने कहा है, और आज बेटा आपको ऑपरेशन थिएटर के दर्शन करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये दिखाना चाह रहा था पेशेंट को कि इशू भले ही माइनर हो, थोड़ा सा इशू हो, बट आपको तुरंत एक एक्सपर्ट डॉक्टर पर जाके सलाह लेनी चाहिए। ये आपको आगे मेजर सर्जरी होने से बचा देता है। उसी वक्त अगर आप अपना किसी अच्छे डॉक्टर से कुछ क्रीम, अचॉइनमेंट, ये कई बार हम लोग एनल डायलिटेशन वगैरह प्रोसीजर बताते हैं, मात्रा बस्ती आयुर्वेदिक प्रोसीजर बताते हैं, जिससे एनल खुलने लग जाता है, मसल्स खुलने लग जाते हैं, घाव बनना बंद हो जाता है, चमड़ी बढ़ना भी बंद हो जाता है। ठीक है, बट जब एक बहुत ज़्यादा क्रॉनिक फिशर हो जाता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, सेंट्रल टैग ह्यूज हो जाता है, तो फिर एक सर्जिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। और ऑब्वियसली जब मेजर सर्जरी होती है तो पैसा भी खर्चा होता है और तकलीफ़ भी होती है। तो मैं इस वीडियो में ये दिखाना चाह रहा था कि बेटा समय पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, समय पे इलाज कराएं। थैंक यू।